अब आते हैं डबल लेंस, मींस दो लेंस का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज उसका डेरिवेशन क्या होगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के न्यूमेरिकल्स। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे हम करेंगे उसका तरीका समझ लो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और पहले हम लेते दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस। इफ बोथ lenses are convex and placed very close to each other, means there is no separation, उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, साथ साथ हम नहीं करेंगे। क्योंकि आपको अगर डेरिवेशन आ गया एक तरीका समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल वे से हम आपको निकालना है। तो दोनों को पहले कॉन्वेक्स लेते हैं, दोनों लेंस कॉन्वेक्स और बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। दोनों के फोकल लेंथ अलग लेंगे, सेम नहीं लेंगे। तो हमारे पास कोई भी लेंस ये है कॉन्वेक्स लेंस, इसी के साथ एक और लेंस है ये वाला भी, दैट इज आल्सो कॉन्वेक्स। दोनों टच एक दूसरे से, इनमें कोई सेपरेशन नहीं है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लेंस की फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, इसका ऑप्टिकल सेंटर c1, इसका ऑप्टिकल सेंटर c2। ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। एक रे को तो डाल दो स्ट्रेट, जो कि सेंटर जाएगा तो स्ट्रेट ही जाएगी। एक रे डाल दो इंक्लाइन, तो फर्स्ट लेंस तक आधे ले जाओ स्ट्रेट। उसके बाद ये देखो कि इसके बाहर सराउंडिंग क्या है, बाहर सराउंडिंग में है एयर, यहाँ भी क्या है एयर। और ये बात आपको समझाई लेंस वेक्टर फॉर्मूले में कि जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और बाहर का सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, यानी ये रेयर हो और ये डेंसर हो, तो कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करता है, ऐसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वेक्स लेंस बिहेव ऐसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, कनकेव ऐसे डाइवर्जिंग। तो एक कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। और कन्वर्स करने का मतलब ये है कि इस रे को वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्स करेगा, मोड़ेगा। तो ये रे को इसने कन्वर्स कर दिया ऐसे। और अगर ये लेंस नहीं होता, ये सेकंड वाला लेंस नहीं होता, तो ये रे कंफर्म जाके कहां मिलती, इस पॉइंट पे जाती। तो ओनली इस लेंस के कारण अगर मैं फिनोमेना पढ़ता, सारा रे डायग्राम बनाता, तो उन्हें ये बोलता बस इसकी जो इमेज बनेगी वो ये होगी, and that is not final image। फर्स्ट लेंस का ये ऑब्जेक्ट है, उसी लेंस की ये इमेज है। फोकल लेंथ f1 है, ऑब्जेक्ट u है। ये सभी वैल्यू ये और ये लेंस फॉर्मूले में पुट करते हैं फॉर फर्स्ट लेंस। फॉर फर्स्ट लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला, कौन सा बेटा, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by, इस फॉर्मूले का यूज कर लो। ये क्या बनेगा बताओ, f की जगह क्या है f1, f की जगह क्या है f1, u की जगह तो u ही है। इमेज कितनी बनेगी v1, तो v की जगह क्या पुट कर दोगे v1 पुट कर देना। v की जगह तो v1, f की जगह f1। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 by f1 is equal to 1 by v1 and minus 1 by u। इक्वेशन नंबर 2। अब बात करोगे सेकंड लेंस की। अब सेकंड लेंस के ऊपर, इस लेंस के ऊपर रे ही लग रही है। इस लेंस का ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये इस लेंस का ऑब्जेक्ट ये होगा कि कोई और होगा,
ये नहीं होगा, इस लेंस को ये रे, ये बड़े ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इसके ऊपर लाइन ऐसे थोड़ी ना आ रही है, इस रे के ऊपर तो, इस लेंस के ऊपर तो रे ऐसे आ रही है, और ये रे कहां से आती हुई दिखाई देगी इस लेंस के लिए, वो दिखाई देगी कहां से आके, I1 से। तो यहाँ से क्या फिनोमेना है, क्या कॉन्सेप्ट बना कि एक लेंस के द्वारा इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो कहां बनाई, यहाँ, और वो इमेज इस लेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो I1 जो होगा, I1 और रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने डॉटेड लाइन खुला है यहाँ तक देखो, तो I1 इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस ऑफ द सेकंड लेंस। इस लेंस सेकंड लेंस का I1 क्या एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फिर मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं अगर मान लो आपको ये कहा जाए कोई भी कि ये लेंस है, इस लेंस का एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको लेना है, दो चीजें हैं, रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग जब करवाया था मैंने ये स्टार्ट ऑप्टिक्स, तो रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया मैंने आपको अच्छे से। रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूं और यहाँ जाके रे इसके ऊपर डालें, तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रे यहाँ डालेगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी, हो सकता है इसके फोकस पे रखी हो तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने का मतलब इसकी इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है तो वो इमेज इनफाइनाइट होती है। या उल्टा बताया मैंने आपको कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं तो कहां मिलती है, फोकस पे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट। ओनली पैरेलल रेज इनफाइनाइट से आती है, इनफाइनाइट पे जाती है, ओनली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अगर बात करें वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, अब बताना मेरे के बाद। ये लेंस है, इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या माने, तो ध्यान दो, ऐसा बोलना होता है 11 का वाला ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट ये रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया। अरे मैं यहाँ हो गया लेंस के, तो वर्चुअल बनेगा ना, अरे मैं साइड पे होगा तो रियल साइड वर्चुअल बनेगा, ऐसा थोड़ा होता है। लेंस के किसी भी साइड ऑब्जेक्ट रख सकते हो आपको, वो तो काम करे कि ठीक है भाई आपने सभी फिनोमेना, सभी रे डायग्राम लेफ्ट टू राइट बनाए, तो कहीं बुक में ऐसा कुछ फिक्स लिखा हुआ है कि रे डायग्राम को राइट से लेफ्ट नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। अगर राइट से लेफ्ट ऐसे डालने लगे तो इंसिडेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हो जाएगी। अब कौन सी है, ये है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायग्राम जहां पे इधर बनाते थे कोई इमेज इधर बन जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ है अब इमेज यहाँ पर नहीं, इतना का फर्क है। तो ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट पीछे होगा तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, नो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जब कोई भी रे मान लो यहाँ से डाले, पैरेलल नहीं, ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इस रे का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ये रे किसी प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, क्या ये रे आपको किसी एंगल से ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं से आ रही है, इस साइड से आ रही है ना, इंसिडेंट डायरेक्शन ये है ना, तो क्या आपको लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे करके ऐसे ही होगी। रे का सीधा सा फिनोमेना होता है, रे ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। रे ऑप्टिक्स का मतलब यही है कि हम लाइट का वो नेचर पढ़ेंगे जिसमें लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो रे ऐसे करके ऐसे मूव नहीं कर सकती किसी भी लेंस के लिए। बताओ तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हम मानेंगे, कंसीडर करेंगे क्या कि भाई कहां जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल सकती है, उसको वर्चुअली मानेंगे अब कि भाई ये कहां जाके मिल सकती है। इसका मतलब ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो क्या बताता, मैं बताता ये लेंस है, इस लेंस का पैरेलल रे आएंगे तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर रे इस तरह से आ रही हो तो इसका ऑब्जेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा, पीछे तो ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जिसका प्रिंसिपल एक्सिस से ये लगे नहीं कि हाँ ये उसका ओरिजिन है नहीं, तो इसका मतलब इसका यहाँ की साइड से तो ओरिजिन है ही नहीं, और लाइट इसी साइड से आ रही है, तो इसका मतलब ये अपोजिट साइड में मिल सकती है कहीं कहीं पॉइंट पे जाके। तो अपोजिट साइड में मैं इसको वर्चुअली यहाँ मिला के देख लिया है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ गए, ऐसे चीज दिखा सकता हूँ मैं यहाँ से कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई कि मैं इस रे इधर तो होगा नहीं,
कि ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जहां जाके ये कन्वर्ज होगी आपको दिखाई देगी, वो उसका जो पॉइंट होगा वो उसका क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये नहीं कहोगे आप किसी साइड दूसरी साइड में है तो उसका ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, नो। तो क्या हुआ बेटा, इस लेंस का ऑब्जेक्ट वो है, इस लेंस की इमेज I1 डिस्टेंस पे यानी कि V1 डिस्टेंस होगी, I1 तो पॉइंट हो गया, V1 डिस्टेंस होगी। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, I1। I1 is physical lens and secondary for second lens। सेकेंड लेंस के लिए जो I1 है, I1 is virtual object, ठीक है, ऑफ सेकेंड लेंस। तो सेकेंड लेंस के लिए फिर वही फ्रॉम फर्स्ट क्या क्या वैल्यू पुट करोगे बताओ जरा। इस लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, I1 पॉइंट, कितना डिस्टेंस V1 है, तो पुट कर देंगे क्या क्या बेटा, U कितना, ऑब्जेक्ट कितना है V1, U is equal to V1 इमेज। अब ये इमेज कहां बनाएगा, ये भी लेंस क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, तो रे को और कन्वर्स कर देगा और यहां पर देगा, तो रे कहां जाएगी, ऐसे जाने वाली थी, लेकिन इस लेंस ने इसको इधर से नीचे मोड़ दिया, किस पॉइंट पर उसने क्या बना दी, इमेज, और ये जो डिस्टेंस होगी इसकी, ये डिस्टेंस क्या बनाएगी। अब हम सर ये जो V1 डिस्टेंस है, V1 डिस्टेंस तो इस लेंस से हम यहां से लेंगे बेटा, मैंने कहा कि लेंस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, यानी ये सेपरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो आप डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हो, U, V1, V कहीं से भी ले सकते हैं आप। तो U के जगह पुट कर दोगे V1, U के जगह पुट कर देंगे V1, V उसकी फाइनल इमेज है ही, और F की जगह पुट कर दोगे F2, एंड F की जगह पुट कर दो F फ्रॉम फर्स्ट, क्या है बताओ, 1 by F की जगह हो जाएगा 1 by F2 इज इक्वल टू 1 by V, तो 1 by V है, माइनस 1 by U, U की जगह क्या जाएगा V1, और ये आगे क्वेश्चन नंबर 3। मैं कैसे के बच्चों की जवाब में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आप कल तो U की जगह माइनस U ले लेते हैं, V1 की जगह प्लस V ले लेते हैं, अब यहाँ पे माइनस U ले ले रहे हैं, V की जगह प्लस क्या, इसका प्लस माइनस का क्वेश्चन आप ले नहीं रहे, कलम ले रहे हैं, ऐसा क्या। अरे बेटा जब किसी भी एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो विद फॉर्मूला ही लेंस फॉर्मूला जब निकालते हो, तो क्या आपने U और V जब किया था लेंस के लिए, तो आपने कन्वेंशन नहीं लगाया था क्या कि ये ऑब्जेक्ट कर दिया AB, तो ये जो डिस्टेंस आपने लिखी थी C से लेकर B, वो U को प्लस V लिखा था कि माइनस V, माइनस V लिखा था, तो आपने पहले कन्वेंशन लगा चुके हो, आप इस टॉपिक में कन्वेंशन लगा चुके हो, तो लेंस फॉर्मूला निकालने के लिए, ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पहले ही कन्वेंशन आप लगा चुके हो, फिर को लेंस फॉर्मूला बनाने के लिए दोबारा कन्वेंशन छोड़ देंगे। न्यूमेरिकल लगाने के लिए कन्वेंशन लगाएंगे कि अगर ये न्यूमेरिकल हो गया, ऑब्जेक्ट है ना, या 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, बताओ इमेज कहां बढ़ेगी, तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, उसका मतलब क्या हुआ कि U आ जाएगा -20, फोकल लेंथ 10, लेंस कन्वेक्स है तो +10, कनकेव है तो -10, और न्यूमेरिकल्स के लिए हम करेंगे बेटा, और V क्या है वैल्यू, अगर V की वैल्यू प्लस आ जाएगी तो पीछे इमेज बढ़ जाएगी, यानी कि रियल इमेज है, V की वैल्यू माइनस आ जाएगी तो कैसी इमेज है, ये कॉन्सेप्ट होगा, ये पुट करना क्या आएगा, ये आगे। अब अगर इन दोनों लेंस को मैं एक लेंस मान लूं, इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट एक ही लेंस, क्या लिख देता हूं मैं कि बोथ लेंसेज आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल लेंस,
इक्विवेलेंट मींस ये हमारे पास एक लेंस हो जाएगा जिसकी फोकल लेंथ है f इक्विवेलेंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी u, एक रे को स्ट्रेट और दूसरे को इंक्लाइंड मिड पॉइंट स्ट्रेट होगा। उसके बाद ये लेंस कन्वर्स कर देगा यहाँ पे मान लो, तो ये इमेज बना देगा कहाँ डिस्टेंस पे, v डिस्टेंस पे, ये i इमेज डिस्टेंस, i पॉइंट हो गया इमेज का और v डिस्टेंस हो गई। तो आप अकेले इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाओगे? उस दोनों के लिए एक f1 1/f1 की वैल्यू बनेगी, 1/f2 की वैल्यू बनेगी। अगर इन दोनों लेंस को मैं एक लेंस मान लूं जिसकी फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इसकी इमेज डिस्टेंस v है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? अरे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इमेज क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u, अरे फ्रॉम फर्स्ट इसी से 1/v and minus 1/u, और ये इक्वेशन आगे नंबर, या पहले काम कर लें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो पहले बराबर, इक्वेशन सेकंड को थर्ड को ऐड कर दो बराबर, यहां पे एडिंग करो, एडिंग सेकंड एंड थर्ड। अब ऐड करेंगे तो 1/f1 plus 1/f2, 1/f1 plus 1/f2 कितना आएगा बेटा? 1/v1 minus 1/u, चलिए कट जाएगा बस इसमें, 1/v1 minus 1/u plus 1/v and minus 1/v1, क्या ये कैंसिल नहीं हो गया? तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी? 1/f1 plus 1/f2 equal to 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1/v minus 1/u, 1/v minus 1/u, और ये इक्वेशन आ गई नंबर 4। अब आप यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 5 से देखो ध्यान से इक्वेशन क्या है, इधर भी वैल्यू क्या है 1/v minus 1/u, और यहाँ भी वैल्यू क्या है 1/v minus 1/u, इसका मतलब 1/f1 plus 1/f2 कितना आएगा? तो ये नहीं कहेंगे कि दो लेंस को कंबाइन कर दिया जाए, इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगी f1 plus f2 होगी, नो, क्या है 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1/f, जैसे कैपेसिटेंस को हम जोड़ते थे सीरीज में या रेजिस्टेंस को जोड़ते थे पैरेलल में, वो यहाँ पे आंसर आएगा। तो फ्रॉम 4th and 5th 1/f इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/f1 plus 1/f2। नोट करो कर ये तो है दो लेंस के लिए, ये दो लेंस है, f1 लेंथ फोकल लेंथ, दूसरे की f2, तो उन दोनों का नेट आ जाएगा 1/f1 plus 1/f2 equal to 1/f इक्विवेलेंट। तीन हो तो 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 equal to 1/f इक्विवेलेंट, नॉट f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट। और ऐसे n तक जोड़ दे लेंस तो 1/f, इतने सबको जोड़ते चले जाओ for n lenses, तो 1/f इक्विवेलेंट होगा वो आ जाएगा 1/f1 plus 1/f2 up to 1/fn, ये तो होगी फोकल लेंथ। और एक होती है पावर ऑफ द लेंस, एंड पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ लेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। क्यों है रेसिप्रोकल? ये पावर को भी कराऊंगा, बता दूं क्यों रेसिप्रोकल। 1% याद रखो कि पावर के 1/f,
तो अब बताओ इक्विवेलेंट पावर क्या होगी सभी लेंसेज की? तो 1/f1 की जगह p1 हो जाएगा, 1/f2 की जगह p2 और इसकी जगह pn और इसकी जगह क्या आ जाएगा p इक्विवेलेंट। देन p इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा p1 प्लस p2 अप टू pn। अब इस बात का मतलब समझाना नहीं होगा। अगर हम एक लेंस हमने ले लिया f1, एक ले लिया f2, f1 की फोकल लेंथ है 10 और f2 की फोकल लेंथ है 100 f1 की फोकल लेंथ है 10 और f2 की है 100। नेट फोकल लेंथ 10 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी, या 100 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? एक फोकल लेंथ है 10 और एक फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। फोकल सेंटीमीटर में ही होती है। तो जो नेट फोकल लेंथ निकालेंगे तो 10 से कम आएगी कि वो 100 से भी ज्यादा आएगी, या 10 100 के बीच में आएगी? अगर आपको बिना कैलकुलेशन करे सीधा आईडी निकालना हो तो इतना आपको कैसे पता चल गया? सुबह से क्या मतलब कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल्स निकालते हैं वो? अरे 10 से भी कम आएगी क्योंकि रेसिप्रोकल एडिशन है। रेसिप्रोकल एडिशन, तो रेसिप्रोकल एडिशन में करके देखोगे नेट 2 है ये, तो इसका सम करेंगे तो नीचे क्या आएगा? एलसीएम f1 f2, ऊपर करेंगे f1 प्लस f2। तो जो नेट फोकल लेंथ आप निकालते हो तो जो नेट फोकल लेंथ हो जाएगी f1 into f2 एंड डिवाइड बाय f1 प्लस f2। तो ये वैल्यू निकालो तो 10 से भी कम आएगी। अगर एक 0.001 है, 0.001, तो दूसरी होगी 1 लाख। कितने आएगी फोकल लेंथ बीच में? या 0.001 से कम या 1 लाख से ज्यादा? अब तो बता दो। अरे 0.001 से भी कम आएगी, उससे भी कम आएगी, करके देख लेना चाहिए। तो 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस ऐसे जोड़ते रहने से फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ कम होगी लेकिन पावर बढ़ेगी। एक लेंस जोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कंबाइंड और फोकल लेंथ ऐड करते चले जाते हैं तो नेट पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए एक लेंस क्या है, दूसरे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, उसमें एक लेंस नहीं होते हैं, लेंस में कंबाइंड होते हैं, 2 लेंस 3 लेंस, ठीक है? तो 2-2 3-3 लेंस क्यों लगाए जाते हैं टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में? ताकि नेट पावर बढ़ सके, और पावर जो बढ़ती है उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकती है। मतलब उसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब आपको समझा दिया मैंने। तो मैग्नीफिकेशन जो उसकी होगी नेट मैग्नीफिकेशन, एंड मैग्नीफिकेशन क्या बढ़ेगी इसकी? नेट मैग्नीफिकेशन दैट इज m, वो होगी बेटा m1 into m2 into m3 into m। टोटल जो मैग्नीफिकेशन होती है वो प्रोडक्ट में चलती है, मल्टीप्लाई में चलती है, पता हो तो किसी को? क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखा था द हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। अरे ये होता होगा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उन दोनों का रेशियो होता है। तो अगर मान लो मैग्नीफिकेशन आ गया 2, m इक्वल टू 2, जब m इक्वल टू 2 है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप इसके नेचर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करें कि जैसे अभी m इक्वल टू 2 न्यूमेरिकल में आगे m 2 है, इसका मतलब क्या है? इमेज का नेचर क्या है? इमेज रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, छोटी है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं, पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? m की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव होता है तो इमेज का नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। दूसरा आप देखेंगे कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? देखो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1
0 होता है नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 होता है पॉजिटिव, वो तो बताता है कि पॉजिटिव बना या नेगेटिव बना। लेकिन जब वैल्यू m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उसका क्या मतलब है? ग्रेटर देन का मतलब hi जाता है किससे? ho से। hi जाता है किससे? ho से। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जाता है किससे? ऑब्जेक्ट से। और कितनी जाता है? m की वैल्यू 2 रख दी मैंने, m की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 hi डिवाइडेड बाय ho। तो hi कितना हुआ? ट्वाइस हुआ ना, 2 प्लस तो नहीं हुआ ना कि h प्लस में 2h, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले h थी उसमें 2h और ऐड कर दो यानी 3h हो, ऐसा तो नहीं कुछ भी। ये सीधा मल्टीप्लाई में हुआ कि क्या हुआ? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में। तो पहले लेंस की मैग्नीफिकेशन 2 है, मतलब इसका ये हुआ कि पहला लेंस उस ऑब्जेक्ट को डबल बना रहा है, यानी उसकी इमेज को डबल कर दिया उसने। अब दूसरा लेंस एक और लगा दिया जिसका m है 3, इसका क्या मतलब? एक लेंस, पहला लेंस है, इसने ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन बढ़ा दिया, मैग्नीफाई कर दिया 2 टाइम्स, मतलब क्या कर दिया उसने? ऑब्जेक्ट को बढ़ा के उसकी इमेज की डबल साइज बढ़ा दी। अब दूसरा लेंस है जिसका m है 3, यानी वो 3 टाइम्स बढ़ाता है ऑब्जेक्ट की इमेज को। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो 3 गुना ज्यादा है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट था वो टोटल कितना बड़ा दिखाई देगा फाइनली? 6 गुना ज्यादा। तो ये पहले की 2 थी, दूसरे की 3, तो दो जो लेंस हो गए वो दोनों लेंस मिला के उस ऑब्जेक्ट की इमेज को 6 गुना बढ़ा देंगे। 6 गुना। जहां अकेला क्या कर रहा था, जहां 2 क्या कर रहे हैं, ऐसे 3 हो जाते तो मैग्नीफिकेशन और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जितना इनकी लेंस बढ़ते चले जाओगे, लगाते चले जाओगे, हम ऑब्जेक्ट को उतना बड़ा करके देख सकते हैं। तो फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल एडिशन, पावर, डायरेक्ट सम, अलजेब्रिक सम, क्योंकि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर होती है। इस पावर के अंदर कभी वेक्टर सम लगा सकते हैं कि भाई ठीक है p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा का अंडर रूट, ऐसा कुछ नहीं है। और मैग्नीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दोनों। अब इसके देखो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस ये फॉर्मूला याद रखना, इक्वेशन देख लो 7 8 9 जो भी है। स्पेशल केसेस लिखो और केस फर्स्ट, यानी और इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं इनके अलावा, यानी डायरेक्ट एडिशन कर लिया, पावर देखिए, मैग्नीफिकेशन देख लिया। तो स्पेशल केसेस में केस फर्स्ट ये है कि हमने यहाँ पे तो लेंस 2 लिए तो दोनों लेंस में कोई सेपरेशन नहीं है। अगर सेपरेशन होता क्या होता है, जैसे हमारे पास ये लेंस है वही का मैक्स, ये लेंस है ये पर मैक्स, इन लेंस के बीच की दोनों के बीच की सेपरेशन अगर कर दी जाए d डिस्टेंस। अब हमें इसकी नेट फोकल निकालने दोनों के बीच, एक की फोकल लेंथ f1 एक की है f2। अब नेट फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? Two lenses are separated by a distance d। तो नेट जो फोकल लेंथ निकालेंगे वो तो रेसिप्रोकल ही होगी और दो ही है, तो 1/f इक्विवेलेंट होगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d ओवर f1। डायरेक्ट याद रखो इसको, इक्वेशन नंबर कौन सी? नंबर 10। अब आ जाओ, ये तो अब तक पढ़े सारे के सारे केसेस कन्वेक्स के लिए। अब अगर इसमें से लेंस एक कन्वेक्स हो जाए दूसरा कॉन्केव हो जाए तो if first lens is convex and second is concave,
सेपरेशन नहीं है, एंड नो सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन होगा तो ये लगा दो कि सेपरेशन होगा तो ये वाला, और नहीं होगा तो पहले वाला वो वाला, एंड नो सेपरेशन बिटवीन देम। मींस जैसे कहते हैं कि एक लेंस हो गया कॉन्वेक्स और इससे भी बना दूं मैं एक कॉनकेव, ओके। अरे ये कौन सा है कॉन्वेक्स, और ये कौन सा हो गया कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव को कंबाइंड ये बिल्कुल ऐसा बना दिया, ऐसा कर दिया जिनमें कोई सेपरेशन नहीं है। तो इसके लिए नेट फोकल लेंथ क्या बनेगी, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ क्या है f2। तो नेट फोकल लेंथ क्या बनेगी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा बेटा, 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 minus 1 by f2। ये बनेगी बेटा। अगर पहला कॉनकेव होता दूसरा कॉन्वेक्स होता तो ये नेगेटिव हो जाती और ये पॉजिटिव हो जाती, और ये इक्वेशन आ जाएगी नंबर 11। अब बात ये है, एक कन्वेक्स है एक कॉनकेव है, एक कन्वेक्स और एक कॉनकेव है। अगर दोनों की लेंथ फोकल लेंथ बराबर हो तो केस थर्ड, if both lenses कौन convex and concave are of same focal length, same focal length। अगर यहाँ दोनों कन्वेक्स के सेम होती तो 1 by f plus 1 by f क्या बनता है 2 by f। अरे बताओ 1 by f इक्विवेलेंट हो जाता है 1 by f plus 1 by f, और जो कितना होता है 2 by f, और फोकल लेंथ क्या होती है by 2। तो क्या बढ़ेगी फोकल लेंथ क्या बढ़ेगी by 2, तो फोकल लेंथ कम ही हुई ना, तो यहाँ फोकल लेंथ बन जाएगी by 2। लेकिन अगर बात हम इसमें करते हैं डिस्कस, इसमें एक कन्वेक्स और एक कॉनकेव है, इसमें यानी इस इक्वेशन में दोनों के सेम होगी, तो 1 by f इक्विवेलेंट क्या बनेगा, दोनों के लिए बोलो 1 by f इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1 by f minus 1 by f। अरे 1 by f minus 1 by f क्या बनेगा 0, और f इक्विवेलेंट क्या बनेगा इनफाइनाइट। इसका मतलब कि दोनों लेंस मिलके क्या बिहेव करेंगे एज ए प्लेन ग्लास शीट, प्लेन ग्लास शीट। बिकॉज़ f इक्विवेलेंट 0 है, ये कह सकते हैं 1 by f इक्विवेलेंट 0 है, और 1 by f क्या होती है पावर, ये बताओगे। अरे 1 by f क्या होती है पावर, उसकी पावर भी क्या आ गई 0 आ गई, नहीं आ गई। और किसी भी लेंस की पावर या किसी भी एक शीट की पावर 0 हो जाए 0, तो लेंस की तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लेंस की पावर 0 हो जाए। किसकी होती है 0, एक प्लेन ग्लास, इसमें कर्व नहीं हो, इसमें कर्व हो गया तो उसमें पावर तो जरूर होगी, छोड़ के सन ग्लासेस को समझाया मैंने। सन ग्लासेस के एक्सप्रेशन कैसे, क्योंकि दोनों का कर्वेचर सेम होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगर लेंस होगा तो उसका कर्व मिलेगा, दोनों डिफरेंट साइड में कर्व मिलेगा, एक लेफ्ट मिलेगा एक राइट मिलेंगे, ठीक है। हमेशा ऊपर डिफरेंट साइड में क्या मिलेंगे कर्वेचर। तो बात ये है कि पावर 0 बनने का यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, और दोनों के दोनों लेंस हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों बिहेव करेंगे एज ए प्लेन ग्लास शीट। नाउ कन्वर्स करेंगे, नाउ डाइवर्स, बोथ बिहेव एज प्लेन ग्लास शीट। करो नोट्स।
केस 4, अगर ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों ही हो, ये दोनों ही हो, जैसे कनकेव कन्वेक्स और कन्वेक्स में सेपरेशन था, ऐसे कन्वेक्स और कनकेव में सेपरेशन होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वैसे ही अपने आप सारा चीज लिख दो, खुद लिख लो, लिखो केस 4, इफ both lenses convex and concave are separated from some distance, are separated by distance, they are separated by distance d, d distance इसको सेपरेट कर दे, तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन 10, बताओ क्या आएगा? केस नंबर 4, 1 by f equivalent इक्वल टू 1 by f1 होगा माइनस 1 by f2 होगा, ये माइनस f2 होगा, जब ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ जाएगा प्लस d ओवर f1, पावर प्लस होगी कि माइनस, अच्छा इसमें एक और नहीं लिखा है, पावर लिखा है इसी में इक्वेशन 11 के जस्ट नीचे पावर होगी, वो क्या बनेगी? p1 माइनस p2 की p1 प्लस p2 होगी ना, तो अगर एक कन्वेक्स होगा एक कनकेव होगा तो पावर कम होगी, तो पावर को बढ़ाने के लिए सेम लेंस यूज करेंगे, डिफरेंट लेंस, सेम लेंस, एंड सेम इज कन्वेक्स कन्वेक्स, या कनकेव हो तो कनकेव, ज्यादातर कॉमन जो लेंस यूज होता है कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जो कॉमन जो लेंस होता है वो कन्वेक्स ही यूज होता है, तो कनकेव इमेज को छोटा करके बनाना पड़ता है, तो उसका फायदा नहीं है उसके, ठीक है? तो कनकेव लेंस का जो कॉमन यूज होता है वो यूज होता है हमारी आईज के जो डिफेक्ट होते हैं उसको दूर करने के लिए मेनली, ठीक है? जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आपने पढ़े होंगे मैकेनिक्स के बारे में, उनके लिए यूज होते हैं, ठीक है? नोट करो उसके वजह से सीखा। कल इसके कंबाइंड के न्यूमेरिकल कर लेंगे बेटा, ठीक है? कंबाइंड न्यूमेरिकल्स के